नमस्कार, अखंड भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करते हैं। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह के अब गिने चुने दिन बचे हुए हैं। अमृतपाल को लेकर पंजाब पुलिस एक्शन में है। अमृतपाल को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस ने नई प्लानिंग तैयार कर ली है और इस प्लानिंग के तहत अगले 14 अप्रैल तक पुलिसकर्मियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। वारिस पंजाब डे का प्रमुख सरेंडर करे उससे पहले ही पुलिस उसे गिरफ्तार करना चाहती है। उधर अकाल तख्त के जत्थेदार ने अमृतपाल से सरेंडर करने की बात भी कही है। अमृतपाल पर हलचल भारी, सरेंडर या गिरफ्तारी। धर्म की आड़ भटिंडा में पनाह लेगा अमृतपाल। अमृतपाल का प्लान होगा नाकाम, भगोड़ा कब होगा गिरफ्तार? वारिस पंजाब डे का स्वयंभू प्रमुख और खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह पिछले 18 मार्च से फरार है। पंजाब पुलिस 18 मार्च से उसको ढूंढने में जुटी हुई है, मगर अमृतपाल बार बार पुलिस की प्लानिंग को नाकाम कर रहा है। लेकिन इस बार पुलिस ने बड़ा जाल बिछाया है। अमृतपाल को गिरफ्त में लेने के लिए पुलिस ने बारीक प्लानिंग की है और इसके लिए पुलिस ने बड़ी तैयारी की है। 14 अप्रैल तक हर पुलिसकर्मी की छुट्टी रद्द की गई है। तलवंडी साबो में बढ़ाई गई सुरक्षा। पंजाब पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती। इंटेलिजेंस विंग के अफसर भी कर रहे हैं कैंप। हर मूवमेंट पर है पुलिस की नजर। पंजाब पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। 6000 घरों में सर्च ऑपरेशन। 322 संदिग्ध हिरासत में लिए गए। कुछ दिन पहले अमृतपाल ने वीडियो जारी किया था और इस वीडियो के तहत अमृतपाल ने सरबत खालसा बुलाने की मांग की थी। इस पर सिख संगठनों ने अपना रुख साफ कर दिया है। अकाल तख्त, DSGMC, दल खालसा और कई अन्य संगठनों ने रुख साफ किया। सरबत खालसा आयोजित करने की अमृतपाल की मांग का समर्थन नहीं किया। ऐसे में आपको सरबत खालसा के बारे में बताते हैं। सरबत खालसा का मतलब सभी सिखों की एक सभा। 16वीं शताब्दी में सिखों के चौथे गुरु रामदास ने एक प्रथा शुरू की थी। प्रथा में साल में 2 बार सिख समुदाय एक जगह जुटता था। ये जुटान वैशाली और दिवाली पर होता था। 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह के निधन के बाद मिलिट्री यूनिट्स ने सभा बुलाई। इस सभा का नाम दिया गया सरबत खालसा। इसमें राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर चर्चा होती थी। 19वीं शताब्दी में महाराजा रणजीत सिंह ने सरबत खालसा बंद कर दी। 200 साल बाद 26 जनवरी 1986 में सरबत खालसा को बुलाया गया। सरबत खालसा ने स्वर्ण मंदिर में अकाल तख्त के निर्माण का प्रस्ताव ठुकराया। सिखों ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान अकाल तख्त को कार सेवा के जरिए बनाया। सरबत खालसा ने सिख स्वशासन के लिए संघर्ष करने का भी फैसला लिया। उधर अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह की अध्यक्षता में श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो में विशेष बैठक हुई। बैठक में ऑपरेशन अमृतपाल के बाद बने पंजाब के हालात पर मंथन किया गया। अमृतपाल को अकाल तख्त से साथ नहीं मिला। अकाल तख्त प्रमुख का बड़ा बयान, अमृतपाल यहां सरेंडर नहीं करेगा। दरअसल खबर है कि भटिंडा के तलवंडी साबो में अमृतपाल सरेंडर कर सकता है। ऐसे में इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। तलवंडी साबो में सुरक्षा व्यवस्था फिलहाल सख्त कर दी गई है। अमृतपाल के पंजाब आने की खबर के बाद से पंजाब पुलिस एक बार फिर से अलर्ट पर है। 27 मार्च को जब अमृतपाल सिंह और उसका साथी पप्पलप्रीत होशियारपुर पहुंचे थे तो खबर थी कि दोनों ने एक गुरुद्वारे में शरण ली थी। बताया जा रहा है कि इस दौरान गुरुद्वारे के एक प्रमुख व्यक्ति ने अमृतसर आकर जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह से मुलाकात भी की थी। अनुमान है कि उस व्यक्ति ने जत्थेदार ज्ञानी की उपस्थिति में सरेंडर करने की बात कही थी। अमृतपाल सिंह के दिमाग में खुराफात काफी पहले से चल रही थी। वो अपने आप को भिंडरावाला बनाना चाहता था। अब उसको लेकर आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल खालिस्तान आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरावाले की तरह बनना ही नहीं, दिखना भी चाहता था। इसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। अमृतपाल के साथी ने बड़ा खुलासा किया। असम जेल में बंद उसके साथी ने पूछताछ में किया ये खुलासा। पंजाब आने से पहले अमृतपाल जॉर्जिया गया था। जॉर्जिया में अमृतपाल ने कॉस्मेटिक सर्जरी कराई थी। भिंडरावाले की तरह दिखने के उद्देश्य से कराई थी सर्जरी। अमृतपाल को पकड़ने के लिए पुलिस ने 18 मार्च को ऑपरेशन चलाया था। पुलिस ने अमृतपाल के कई साथियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, लेकिन अमृतपाल को पकड़ने में पुलिस कामयाब नहीं हो पाई और अभी भी नाकाम है। पंजाब पुलिस अमृतपाल के साथियों पर शिकंजा कस रही है। अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर पंजाब पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। खबर है कि अमृतपाल पाकिस्तान भागने की फिराक में है। पाकिस्तान भागने की फिराक में अमृतपाल। 1052 लोगों का एक जत्था धार्मिक यात्रा पर जा रहा है पाकिस्तान। इस जत्थे की आड़ में भागने में जुटा हुआ है अमृतपाल। इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे इलाके में पुलिस टीम एक्शन में है।
अमृतपाल 21 दिन से फरार है और पुलिस उसे पकड़ने में नाकामयाब। कभी उसके सरेंडर की बात सामने आती है तो कभी विदेश भागने की बात सामने आती है। हालांकि अब लग रहा है कि अमृतपाल के फाइनल काउंटडाउन की शुरुआत हो गई है और उम्मीद है कि जल्द ही भगोड़े अमृतपाल के गिरेबान तक पुलिस के हाथ पहुंच जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए, अमृतपाल को पकड़ने के लिए पुलिस की प्लानिंग थी। अब प्लानिंग किस तरीके से की गई और कितनी कामयाबी पुलिस को मिली, इसके बारे में आपको तारीख बाई तारीख पूरी जानकारी देते हैं। आप समझिएगा कि अमृतपाल किस तरीके से भागा और पुलिस की प्लानिंग क्या थी। 18 मार्च को पुलिस की कार्रवाई शुरू होती है, लेकिन उस दिन चकमा देकर अमृतपाल भागने में सफल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगली तारीख 19 मार्च कुरुक्षेत्र में दिखा चर्चा हुई। परिचित महिला के घर पर रुका था। पुलिस को ऐसी जानकारी मिली, पुलिस पहुंचती है, लेकिन वहां से भी फरार हो जाता है अमृतपाल। अगली तारीख 20 मार्च कुरुक्षेत्र के शाहबाद के बस स्टैंड पर घूमता हुआ दिखता है अमृतपाल। वहां पर लगे कैमरे में उसकी तस्वीर कैद होती है। दिल्ली में भी घूमते हुए कैमरे में कैद हुआ 21 मार्च को। अब चर्चा इस बात की होती कि पंजाब से दिल्ली पहुंच चुका है अमृतपाल। 21 मार्च को दिल्ली में एक कैमरे में कैद होता है। 25 मार्च उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के गुरुद्वारे में शरण भी लेता है, गुरुद्वारे में रुकता है और फिर वहां से भी निकल जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगली तारीख अब आपके सामने 28 मार्च की बात। पंजाब पुलिस ने होशियारपुर में उस एरिया में घेरा डाल दिया जहां पर सूचना मिली कि अमृतपाल मौजूद है, लेकिन वहां से भी अमृतपाल भाग निकला, यानी कि पुलिस के हाथ उस वक्त भी खाली। 29 मार्च अमृतपाल ने एक वीडियो जारी किया और सरबत खालसा बुलाने की मांग की, यानी कि चर्चा इस बात की होती है 29 मार्च को कि अब अमृतपाल सरेंडर कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगली तारीख और चर्चा इस बात की कि आखिर अब क्या होगा। तारीख पर तारीख, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली है। इसके बारे में हमने आपको बताया, लेकिन बड़ी बात यहां पर है कि अमृतपाल की गिरफ्तारी कब होगी, सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई हैं। चलिए, ये तो हो गई बात बिहार के सियासत की। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं माफिया अतीक अहमद की। माफिया अतीक अहमद और उसके बेटे उमर पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। बाप और बेटे पर अपहरण और मारपीट मामले में आरोप तय हो गए हैं। अब इंतजार सजा के ऐलान का है। साल 2018 में कारोबारी मोहित जायसवाल के मामले में पिता पुत्र दोनों पर आरोप तय कर लिया गया। अतीक अहमद साबरमती जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ा, जबकि उमर अहमद को लखनऊ जेल से सीबीआई स्पेशल कोर्ट ले जाया गया। देखिए रिपोर्ट। गैंग्स ऑफ अतीक का काउंटडाउन। एक और अपहरण कांड, अतीक पर आरोप तय। माफिया बाप बेटे पर कसा कानूनी शिकंजा। अतीक अहमद। एक समय था जब प्रयागराज और उसके आसपास के इलाके में तूती बोलती थी। अतीक के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता था। वक्त बदला और माफिया अतीक की हालत बिगड़नी शुरू हो गई। माफियाओं की फहरिस्त में शामिल बाहुबलियों की मुश्किलें फिलहाल कम होती दिखाई नहीं दे रही। न केवल अतीक बल्कि उसके परिवार पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। उमेश पाल अपहरण केस में उम्र कैद की सजा काट रहे अतीक के साथ उसके बेटे उमर पर कारोबारी मोहित जायसवाल कांड में आरोप तय कर दिया गया। 65/2019 में मोहम्मद उमर सनोफ अतीक अहमद को जिला कारागार लखनऊ से तलब किया गया था। उमर आए थे। अतीक अहमद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से पेश हुए हैं। आज मोहम्मद उमर पर 147, 149, 329, 364 ए, 386, 394, 411, 420, 467, 468, 471, 506 और 120 बी में आईपीसी की जो धाराएं हैं, इनमें उन पर आरोप तय किए गए हैं। लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में अतीक अहमद और उसके बेटे उमर अहमद पर सीबीआई की तरफ से दाखिल की गई याचिका पर आरोप तय किए गए। अभी सजा का ऐलान नहीं किया गया है। माफिया अतीक साबरमती जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ा था, जबकि अतीक के बेटे उमर को लखनऊ जेल से सीबीआई कोर्ट लाया गया। कभी क्राइम की बादशाह रही अतीक एंड फैमिली अब जब कोर्ट के चक्कर काट रही है तो अपने आप को पाक साफ बताने में जुटी। अब आपको बताते हैं कि आखिर किस मामले में बाप और बेटे पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। 29 दिसंबर 2018 को कारोबारी मोहित जायसवाल ने एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर में अतीक के गुर्गों के जरिए मोहित का अपहरण करवाने का मामला दर्ज था।
तमंचे के बल पर उसे देवरिया जेल ले जाया गया। अतीक ने एक सादे स्टाम्प पेपर पर मोहित से दस्तखत करने को कहा। दस्तखत न करने पर अतीक के बेटे और गुर्गे ने मोहित की बेतहाशा पिटाई की। फिर स्टाम्प पर मोहित से दस्तखत करवा लिए। मोहित की करीब 45 करोड़ की संपत्ति अपने नाम करा ली। अतीक के गुर्गों ने उसकी एसयूवी गाड़ी भी लूट ली। अतीक एंड फैमिली के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से अतीक की पत्नी और उसका बेटा असद फरार चल रहा है। इनकी तलाश की जा रही है। उधर बरेली जेल में बंद माफिया डॉन अतीक अहमद के भाई अशरफ की भी जेल में अवैध तरीके से मुलाकात मामले में बरेली के ही कोर्ट में पेशी होनी थी, लेकिन उसकी तबीयत खराब हो गई। कोर्ट ले जाने की प्रक्रिया के दौरान अशरफ का मेडिकल हुआ। इस दौरान अशरफ का बीपी लो पाया गया। बीपी लो होने की वजह से उसे कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका। तबीयत खराब होने के चलते अशरफ को कोर्ट ले जाने के लिए आई पुलिस वापस लौट गई। उमेश पाल अपहरण केस में माफिया अतीक अहमद आजीवन कारावास की सजा काट रहा है और उसके खिलाफ 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों मामले दर्ज हैं। तो वहीं अतीक के परिजनों के खिलाफ भी कई मामले दर्ज हैं। अब जब योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, तो जाहिर है कि उत्तर प्रदेश से अपराध को खत्म करने के लिए पूरी ताकत के साथ योगी सरकार जुटी है। और जिस तरह से अतीक परिवार के खिलाफ लगातार सुनवाई हो रही है, ऐसे में लग रहा है कि गैंग्स ऑफ अतीक का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लोकसभा चुनाव की बिस्सात बिछने लगी है। बीजेपी एक बार फिर 300 का नारा दे रही है, जिसका ऐलान गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी के कौशाम्बी और आजमगढ़ में कर दिया है। अमित शाह कौशाम्बी में राहुल गांधी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा, अयोग्यता मसले के लिए कांग्रेस ने संसद के वक्त की बलि चढ़ा दी। देखिए रिपोर्ट। मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प की मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। मिशन यूपी पर अमित शाह का वार, निशाने पर गांधी परिवार। शाह का 300 पार का नारा। लोकसभा चुनाव का अभी करीब 1 साल बाकी है, लेकिन यूपी में सियासी बिसात बिछने लगी है। पार्टियां अपने अपने मोहरे मैदान में उतारने लगी हैं, तो यूपी की सियासत में दलित वोट बैंक पर सबकी नजरें हैं। इसी वोट बैंक पर मायावती कमजोर हैं, तो सपा और बीजेपी इसी वोट बैंक को भुनाने में लगी है। प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प की मुट्ठी बीजिए। इसी दलित बेल्ट पर नजर गड़ाए बीजेपी ने कौशाम्बी को चुना है। इस इलाके में बीजेपी की झोली खाली है। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह कौशाम्बी उत्सव का हिस्सा बने, जहां उन्होंने 613 करोड़ की 117 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर अमित शाह ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। कहा कि जितनी बार विरोधियों ने पीएम को गाली दी, जनता ने इन गालियों के कीचड़ में कमल को और मजबूत करके खिला दिया। इतना ही नहीं, शाह ने कहा कि ये कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में नहीं, बल्कि आपका परिवार खतरे में है। आपने इस लोकतंत्र को जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण के 3 नाखूनों में घेर रखा था। जनता पार्टी 2014 से आई, आपने भोले शंकर की तरह आशीर्वाद दिया। अमित शाह ने संसद की कार्यवाही को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कल ही संसद समाप्त हुई। आजादी के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि देश के बजट सत्र में चर्चा किए बगैर संसद समाप्त हुई हो। विपक्ष के नेताओं ने सदन को चलने ही नहीं दिया। विपक्ष की भी बात करना चाहता हूं। कल ही संसद समाप्त हुई। आजादी के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि देश का बजट सत्र एक भी बैठक करे बगैर, चर्चा करे बगैर समाप्त। विपक्ष के नेताओं ने संसद तो चलने नहीं। कारण क्या? राहुल गांधी को संसद पद से अयोग्य घोषित किया गया, उनको निकाला गया। तो वहीं अमित शाह ने सूबे में सपा और कांग्रेस को दरकिनार कर बीजेपी के लिए वोट करने की अपील की। भाइयों बहनों, जब मैं कौशाम्बी आया हूं तब समग्र पूर्वांचल और बुंदेलखंड सभी मतदाताओं को अपील करने आया हूं कि 24 की लड़ाई में पूर्वांचल और बुंदेलखंड की हर सीट पर
कमल खिलाइए और मोदी जी को फिर से एक बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाइए। मुझे बताओ, पूर्वांचल वालों, कौशाम्बी वालों, बुंदेलखंड से आए हुए लोगों, कमल खिलाएंगे। कौशाम्बी में सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी बार बार कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। हर ग्राम पंचायत, नगर निकाय, जनपद को अपने स्थापना दिवस को मनाना चाहिए। उन्होंने कहा यह उत्साह अपनी परंपरा और विरासत को आगे बढ़ाने का भी है। सीएम योगी ने इस मंच से पाकिस्तान पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में पिछले 3 वर्षों से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान में रोटी के लाले पड़े हैं। आज दुनिया भारत की तरफ देख रही है कि सरकारें कैसे चलनी चाहिए। हम सब देख सकते हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत पिछले 3 वर्ष से 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर रोटी के लाले पड़ रहे हैं। यही होता है, सरकारें कैसे चलनी चाहिए, आज दुनिया भारत की तरफ देख रही है। बहरहाल बीजेपी ने सूखी जमीन पर हल चला दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस जमीन को शाह और योगी ने सींचा है उसका फल 2024 लोकसभा चुनाव में मिलेगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। चलिए अखंड भारत में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सेवा भारती की ओर से जयपुर के जामडोली में राष्ट्रीय सेवा संगम की शुरुआत हुई। 3 दिन तक चलने वाले इस सेवा संगम से पहले दिन सेवा संगम से जुड़े कामकाज की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मोहन भागवत रात में ही पहुंच गए थे, जहां प्रचारकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। केशव विद्यापीठ में सेवा भारती के तीसरे राष्ट्रीय सेवा संगम का उद्घाटन किया गया। इस सेवा संगम में देश भर से संघ के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और भारत को स्वावलंबी बनाने पर बल दिया गया। इस मौके पर मोहन भागवत ने कहा कि हमारी किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं है। अब मैं ये स्पर्धा की बात नहीं कर रहा हूं, उनसे ज्यादा, उनसे कम, ये मेरा पैमाना नहीं है। सेवा का ये पैमाना हो भी नहीं सकता। सेवा सेवा है, सेवा कोई स्पर्धा की बात नहीं है, सेवा से कोई काम निकालना नहीं है। सेवा ये मनुष्य के मनुष्यत्व की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। मोहन भागवत ने इस मौके पर गरीब समाज की ओर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा ऐसे देश आगे नहीं बढ़ सकता है कि कोई पीछे छूट जाए और कोई बहुत आगे बढ़ जाए। इसलिए जरूरी है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है। वैसे सेवा संगम में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और सामाजिक विषयों पर विचार विमर्श होगा ताकि भारत को विश्व गुरु बनाने में मदद मिल सके। वैसे सेवा भारती इस आयोजन को पहली बार नहीं कर रहा है, बल्कि सेवा भारती का पहला सेवा संगम साल 2010 में बेंगलुरु में हुआ था, जिसका ध्येय वाक्य परिवर्तन था। दूसरा साल 2015 में सेवा संगम का आयोजन दिल्ली में हुआ था, तब ध्येय वाक्य समरस भारत, समर्थ भारत रखा गया था। अब तीसरा सेवा संगम जयपुर में हो रहा है, जिसमें संघ से जुड़े बड़े नेता हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में मोहन भागवत ने साफ शब्दों में संदेश दिया कि देश बदलने का ख्वाब तालियां बजाने से पूरा नहीं होगा, बल्कि उसके लिए सामाजिक तौर पर जुड़कर काम करना होगा। तो मतलब साफ है कि सेवा भारती के मंच से संघ ने उस दर्द को समझने की कोशिश की है जिसकी मांग सालों से पिछड़ा समाज कर रहा है। तो क्या संघ के मंच से निकला संदेश जन जन तक जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। चलिए आगे बढ़ते बात करते हैं अयोध्या में बन रहे भव्य दिव्य राम मंदिर की। अयोध्या में दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण जारी है। इस साल के आखिर तक राम मंदिर की भूतल बनकर तैयार हो जाने को लेकर तैयारियां हो रही हैं। अगले साल की शुरुआत में नए मंदिर में भगवान राम गर्भगृह में विराजमान हो जाने की उम्मीद है। राम मंदिर को बनाने के लिए कई जगहों से पत्थर आए हैं, तो महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले की सागौन लकड़ी से दरवाजे का निर्माण होगा। वहीं राम लला की प्रतिमा बनाने के लिए नेपाल समेत कई राज्यों से शिलाएं आई हैं। इस बीच खबर है कि राम मंदिर में पाकिस्तान,
चीन, ईरान, अरब देशों, अमेरिका समेत 155 देशों की नदियों से जल लाकर निर्माणाधीन मंदिर का जलाभिषेक किया जाएगा। 23 अप्रैल को होने वाले इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि 155 नदियों के पवित्र जल से इसका जलाभिषेक होगा। पाकिस्तान, चीन, ईरान, अरब देशों के नदियों से जलाभिषेक किया जाएगा, यानी कि उन तमाम नदियों से पानी लाया गया है जिसके जरिए जलाभिषेक होगा। तांबे के लोटे में लाया गया है ये जल। पाकिस्तान की रावी नदी से मंगाया गया है जल। पाकिस्तान की रावी नदी के जल को पैक करके दुबई भेजा गया। दुबई से रावी नदी के जल को भारत लाया गया। तो लगभग 155 ऐसे देश हैं जहां नदियों से पानी को लाया गया है, जहां पर पानी पहुंच चुका है अयोध्या, और फिर इन्हीं पानी से ही अभिषेक किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मिशन गगनयान के लिए इसरो जुटा हुआ है और इसमें सफलता भी मिल रही है। इसरो ने मिशन गगनयान को लेकर अहम पड़ाव पार कर लिया। गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के तहत इसरो ने L-110G इंजन का लंबी दूरी का परीक्षण किया। यह परीक्षण सफल रहा और माना जा रहा है कि अगले साल के आखिरी तक गगनयान को लॉन्च किया जाएगा। 3, 2, 1, 0। जी हाँ, सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3M3 प्रमोचन यान का आकाश में गर्जना करता हुआ यह सबसे भारी रॉकेट है इसरो का। परफॉर्मेंस नॉर्मल। इतिहास रचने को तैयार इसरो। मिशन गगनयान को मिली बड़ी कामयाबी। टेस्ट में पास L-110G इंजन। अगले साल यानी 2024 में भारत ऐतिहासिक उड़ान भर सकता है। 2024 में भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान लॉन्च हो सकता है और इसके लिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो की तैयारियां तेजी से जारी हैं। मिशन गगनयान के लिए इसरो को एक और बड़ी सफलता मिली है। इसरो ने गगनयान कार्यक्रम के L-110 चरण के लिए ह्यूमन रेटेड विकास इंजन के परीक्षण अभियान का सफल परीक्षण किया है। So good news for the flight event. L-110 has completed its operation nominally and separated from the ongoing launch vehicles. मिशन गगनयान की बड़ी कामयाबी, ह्यूमन रेटेड L-110G विकास इंजन का सफल परीक्षण। लंबी अवधि का गर्म परीक्षण किया गया। 240 सेकंड तक सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। गगनयान देश का पहला महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष अभियान है और इसके लिए इसरो के वैज्ञानिक लगे हुए हैं। इसरो ने बताया कि इस परीक्षण का सफल समापन गगनयान के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम में एक प्रमुख मील का पत्थर है। गगनयान के लिए L-110 चरण को डिजाइन करने और उसे अमली जामा पहनाने का काम लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर में किया गया। असेंबली, इंटीग्रेशन और परीक्षण का काम इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में किया गया। वहीं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की ओर से इंजन गिम्बल कंट्रोल सिस्टम विकसित किया गया। मिशन गगनयान के लिए अगला महीना काफी अहम है। अगले महीने गगनयान का पहला ऑर्बिट मिशन की शुरुआत होने की संभावना है। कुछ दिन पहले विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बताया था कि पहला परीक्षण यान मिशन TVD-1 मई 2023 में लॉन्च करने की प्लानिंग है। इसके बाद दूसरा परीक्षण यान TVD-2 मिशन और 2024 की पहली तिमाही में होगा, जो गगनयान LVM-3 का पहला मानव रहित मिशन है। मिशन गगनयान को लेकर एक्शन देखा जा रहा है। केंद्र सरकार ने गगनयान प्रोजेक्ट के लिए 10,000 करोड़ रुपए जारी किए थे। ये भारत का इकलौता अंतरिक्ष मिशन है। गगनयान स्पेस फ्लाइट मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस भेजा जाएगा। गगनयान मिशन के तहत इसरो अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में यात्रा कराएगा। इस मिशन के लिए इसरो ने भारतीय वायुसेना से अंतरिक्ष यात्री चुनने के लिए कहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। वैसे तो आपने अब तक सुना है कि बाबा महाकाल अकाल मृत्यु के भय को समाप्त करते हैं, लेकिन देश के वैज्ञानिक अंतरिक्ष में भारत की शक्ति को बढ़ाने और पूरे विश्व में भारत को सर्वशक्तिमान बनाने के लिए अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट स्थापित करने वाले हैं, जो कि बाबा महाकाल के नाम पर रहेगी।
अंतरिक्ष में इस सैटेलाइट को पूर्ण सफलता मिले, इसीलिए केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में एक शताब्दी प्रपंच यज्ञ का आयोजन भी किया गया। इसरो अब अंतरिक्ष में एक नया सैटेलाइट स्थापित करने जा रहा है। इसरो के नए सैटेलाइट का नाम बाबा महाकाल के नाम पर होगा। सैटेलाइट स्थापित करने में कामयाबी मिलने पर प्रपंच यज्ञ किया गया। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने पूजा अर्चना की। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने यज्ञ में आहुति देने की बात कही। महाकालेश्वर मंदिर के प्रमुख आचार्य ने यज्ञ भी करवाया। वैज्ञानिक श्रीधर की कामना है कि अंतरिक्ष में भारत की शक्ति और बढ़े, महाकाल के नाम से सैटेलाइट स्थापित किया जाए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं काशी की। काशी के मंदिरों और काशी के घाटों के इतिहास के बारे में आप बड़ी आसानी से जान सकेंगे। बस आपको अपने फोन से QR कोड स्कैन करना होगा और मंदिर की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, जैसे मंदिर का इतिहास, मंदिर किसने बनवाया, मंदिर कब बना, मंदिर की खासियत क्या है। ये सब आपके फोन की स्क्रीन पर होगा। आखिर कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। पत्थर पत्थर पारस हो, कहे कि रजा बनारस हो। काशी की हर बात निराली है। काशी के संवाद, काशी के पकवान और काशी के पान, इनकी बात तो पूरी दुनिया में होती है। प्रधानमंत्री मोदी जिस काशी से सांसद हों, वहां की चर्चा तो दुनिया में होगी ही। अब एक और वजह है काशी के बढ़ते मान की। दरअसल काशी अपनी गलियों और अपने मंदिरों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। अब वाराणसी जाने पर आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर आप काशी का इतिहास जानना चाहते हैं, काशी के मंदिरों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको किसी गाइड से मिलने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि मंदिरों पर लगे QR कोड को स्कैन करके आप पूरी हिस्ट्री को जान सकते हैं। काशी के 312 प्रमुख मंदिरों में से 285 में QR कोड लग गए हैं, जिनको स्कैन करके मंदिर के पौराणिक ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में जाना जा सकेगा। नवदुर्गा, अष्टविनायक, अष्टभैरव, एकादश आदित्य मंदिर अब QR कोड से आपका स्वागत करेंगे। स्मार्ट सिटी की तर्ज पर हाईटेक होंगे साइनेज। साइनेज पर लगे कोड बताएंगे इतिहास। स्कैन करते ही मोबाइल पर आ जाएगी जानकारी। मंदिरों की हिस्ट्री को भी जान सकेंगे। मंदिर कब बना, मंदिर का इतिहास सब पता चलेगा। काशी की संस्कृति को और करीब से जान सकेंगे। हिस्ट्री जानने के लिए किसी गाइड की जरूरत नहीं। आधुनिकता से जुड़ेंगे काशी के मंदिर और घाट। बाबा के दरबार में घूमने आने वाले पर्यटकों को धाम में स्थित मंदिर और भवनों की जानकारियों के लिए टूरिस्ट गाइड की जरूरत नहीं होगी, बल्कि विश्वनाथ धाम में आपका स्मार्टफोन ही आपका टूरिस्ट गाइड बनेगा। इसके लिए मंदिर प्रशासन खास तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है, जिसकी मदद से एक स्कैन पर आप सब कुछ जान जाएंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि इस सॉफ्टवेयर की खास बात ये होगी कि जैसे ही श्रद्धालु बाबा धाम में आएंगे, उनका मोबाइल फोन ब्लूटूथ के जरिए इससे कनेक्ट हो जाएगा और फिर जैसे ही कोई भवन या मंदिर आएगा, उसकी जानकारी ऑडियो क्लिप के जरिए मोबाइल फोन तक पहुंचेगी। उनकी सुविधा के लिए हर भवन पर QR कोड भी लगाया जाएगा, जिसे स्कैन करते ही सारी जानकारी और पते मिल जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।